हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये फिजिक्स के क्रैश कोर्स का चौथा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर जो है आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो चालू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर कि बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात है। यहाँ पर आपको बताना है कि बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का जो है अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, एक सूत्र होता है R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, इतना। तो यहां पर R जो है ये तो बोर की कक्षा की त्रिज्या होती है, R जो है ये त्रिज्या है, और जो n है इसे हम लोग कक्षा की क्रम संख्या या फिर मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या या फिर इसे बोला जाता है कक्षा की क्रम संख्या, कक्षा की क्रम संख्या ये बोल सकते हैं, या फिर मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर प्रथम 3 कक्षाओं की बात की गई है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए, पहली कक्षा के लिए R1, दूसरी कक्षा के लिए R2 और तीसरी कक्षा के लिए R3, इतना लिखेंगे हम लोग। यहां पर ध्यान दीजिए, ये किस पर निर्भर है? कक्षा की क्रम संख्या पर निर्भर है त्रिज्या। इसका मतलब यहां पर ये लिखेंगे आप n1 स्क्वायर अनुपात n2 स्क्वायर और अनुपात n3 स्क्वायर, इतना होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पहली कक्षा के लिए, ये दूसरी कक्षा की संख्या और ये तीसरी कक्षा की संख्या, यानी कि n1 बराबर आप यूज करेंगे यहाँ पर 1 और n2 बराबर यूज करेंगे 2 और n3 बराबर यूज करेंगे 3। तो जब यहाँ पर मान रखेंगे तो इसका मतलब ध्यान दीजिए R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसकी जगह पे आप 1 रखेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप 3 रखेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो विकल्प नंबर C दिया गया है यानी कि 1 अनुपात 4 अनुपात 9, ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है। यहाँ पर आपको आयनन ऊर्जा का मान बताना है। तो याद रखेगा कि हाइड्रोजन परमाणु की जो है, आप याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आप लोग याद रखेगा कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है इसका मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है, विकल्प नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में H अल्फा लाइन कौन सी श्रेणी में आती है। यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो H अल्फा लाइन है ये किस श्रेणी में आती है, ये आपको बताना है। तो आप लोग याद रखेगा कि प्रयोगों द्वारा ये बताया गया है कि जो H अल्फा लाइन है ये स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में स्थित जो बामा श्रेणी होती है, याद रखेगा जो बामा श्रेणी होती है ये उसकी रेखा होती है। तो ये आप लोग याद रखेगा कि दृश्य क्षेत्र में स्थित, दृश्य क्षेत्र में स्थित बामा श्रेणी की रेखा होती है। तो ये आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसका विकल्प नंबर बी दिया गया यानी कि बामा श्रेणी में, तो यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्षा से n बराबर 4 कक्षा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि r जो है रिडबर्ग नियतांक हो तो इससे संलग्न तरंगदैर्घ्य होती है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि n बराबर 2 से n बराबर 4, इतना। तो ध्यान दीजिए, सूत्र होता है 1/λ बराबर r, यहाँ पर होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो 1/λ बराबर r, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 यहाँ पर 2 से 4 की बात की गई है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 1/λ बराबर r। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 1/λ बराबर r, इसका लाशा आ जाएगा 16,
यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 चौक 16, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए। 16 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 16 एक कम 16, एक आ रहा है तो ऊपर 1 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 1/λ बराबर r। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा, बट्टे में आएगा 16। तो ये मान 1/λ का है। जब यहाँ से लैम्डा ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 16/3r इतना आएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 16/3r यानी कि विकल्प नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा की त्रिज्या दी गई है r1 बराबर यहाँ पर दिया गया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इतना दिया गया है। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी, यहाँ पर आपको तीसरी कक्षा की त्रिज्या यानी कि r3 बराबर ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, अब बताएंगे यहाँ पर, चूंकि r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ये सूत्र होता है, तो इस सूत्र के अनुसार ध्यान दीजिए पर पहली और तीसरी की बात हुई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे r1 बटे में हो जाएगा r3 बराबर लगाएंगे, यहाँ पर होगा n1 और बटे में हो जाएगा n3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से अब r1 का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा 0.53 बटे इसका मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये n1 यानी कि पहली कक्षा की बात हो रही है, n3 यानी कि तीसरी कक्षा की बात हो रही है। ध्यान दीजिए पहली कक्षा की त्रिज्या दी गई है और तीसरी की ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 0.53 बटे में आ जाएगा r3 बराबर इसका वर्ग करेंगे 1, फिर इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9। इस r3 का गुणा इधर कर दीजिए तो r3 बराबर और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 0.53 गुणे 9, गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, फिर 9 पच्चे 45, 45 और 2 मिलके हो जाएगा 47। 2 अंक पर दशमलव दिया गया, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर ए यानी कि 4.77 जो विकल्प नंबर ए दिया गया है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक नाभिक के विखंडन में 3.2 गुणे 10 की घात -11 जूल ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर ऊर्जा आपको बताई गई है, जो ऊर्जा निकल रही है उसका मान है 3.2 गुणे 10 की घात -11 जूल, इतना है। एक 16 किलोवाट बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो है प्रति सेकंड जो है नाभिकों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रति सेकंड नाभिकों की संख्या। तो इसके लिए ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर आपको क्षमता भी दी गई है, इसमें लिखा है 16 किलोवाट, तो 16 किलोवाट है, तो 16 और किलोवाट को वाट में बदलने के लिए यहाँ पर हम लोग 1000 से गुणा कर देंगे। ये 16 किलोवाट था तो वाट में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए। ऊर्जा का मान आपको दिया गया है, इससे भाग करिए इसे, तो 3.2 गुणे 10 की घात -11। जब इससे भाग करेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव काट दीजिए, 1 0 और बढ़ जाएगा। इसके बाद जब 16 से कैंसिल करेंगे तो 16 एक कम 16, 16 दूनी 32 इतना हो जाएगा, गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 0 दिए गए, बटे यहाँ पर जो 10 की घात -11 दिया गया इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए 2 से इसको आप भाग करिए तो 0.2 पंचे 10 इतना आएगा, गुणे यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 4 0 इस प्रकार से, बटे में है 10 की घात -11। अब इसके बाद इसका आप इसमें गुणा करिए, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5, इसके बाद 1 2 3 4 0 लग जाएंगे, एक अंक पर दशमलव दिया गया है, दशमलव लगा दीजिए, बटे में हो जाएगा 10 की घात -11। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर 5000 को आप ऐसा लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 1000, और 1000 का गुणा 5 में करेंगे तो 5000 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -11 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात +11, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात 11 और 3 14, ये यहाँ पर नाभिकों की संख्या आएगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका जो पहला विकल्प दिया गया है ये सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन या फिर नाभिकीय संलयन। तो याद रखिएगा कि सूरज में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के लिए जो हाइड्रोजन परमाणु होता है यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटियम, तो यहाँ पर जो प्रोटियम के नाभिक होते हैं ये जो संलयित होकर हीलियम बनाते हैं,
याद रखिएगा यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक होते हैं ये संलयित होकर जो है यहाँ पर हीलियम परमाणु बनाते हैं। जब यहाँ पर ये संलयित होकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं तो इसमें जो द्रव्यमान क्षय होता है वही सूर्य से हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है। याद रखिएगा यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन परमाणु जो है संलयित होकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो यहाँ पर इसमें जो द्रव्यमान क्षय होता है वही जो है सूर्य से हमें ऊर्जा के रूप में मिलता है। तो इसमें ध्यान दीजिए ये जो नाभिक थे ये संलयित हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, संलयन क्रिया हो रही है। इसका मतलब इसका विकल्प नंबर डी नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा इसका विकल्प नंबर डी यानी कि नाभिकीय संलयन ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है यदि संधि डायोड अग्र अभिनत हो, यदि संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो, यदि संधि डायोड अनभिनत हो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया था कि जो पीएन संधि डायोड है इसमें जो विसरण धारा है वो अनुगमन धारा से अधिक होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अनुगमन धारा से अधिक तब होगी यदि संधि डायोड अग्र अभिनत होगा। याद रखिएगा यहाँ पर यदि संधि डायोड अग्र अभिनत होगा, अभिनत होगा तो यहां पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है ये यहां पर सही होगा। याद रखिएगा कि पीएन संधि डायोड में विसरण धारा जो है अनुगमन धारा से अधिक तब होगी जब यहां पर संधि डायोड अग्र अभिनत होगा। और अग्र अभिनत का मतलब क्या होता है इसके लिए समझ लीजिए, जो पी और एन संधि है इसमें जो पी टाइप अर्धचालक है अगर ये धन विभव पर, इसके अलावा जो एन प्रकार अर्धचालक है ये ऋण विभव पर है तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अग्र अभिनत। याद रखिएगा जब पी सिरा धन विभव पर और एन सिरा ऋण विभव पर होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अग्र अभिनत। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम का क्रिस्टल व्यवहार करता है। ध्यान दीजिए पूर्ण चालक की भांति, पूर्ण अचालक की भांति, अर्धचालक की भांति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया कि परम शून्य ताप पर जो जर्मेनियम है, यहाँ पर जो जर्मेनियम है वो एक प्रकार का अर्धचालक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जर्मेनियम जो है ये यहाँ पर अर्धचालक है और इसमें परम शून्य ताप की बात की गई है। तो याद रखिएगा कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं इनका जो चालन बैंड होता है ये पूर्णतः रिक्त होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं इनका जो चालन बैंड होता है ये पूर्णतः रिक्त होता है। और जब चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है तो यहाँ पर जो है इसमें ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। याद रखिए जब यहाँ पर चालन बैंड रिक्त होगा तो ये कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। कुचालक की भांति व्यवहार करने का मतलब है कि यहाँ पर जो इसका विकल्प नंबर बी दिया गया है कि ये जो है पूर्ण अचालक की भांति, इसका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। पूर्ण अचालक की भांति व्यवहार करेंगे परम शून्य ताप पर, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं उनका चालन बैंड जो होता है वो पूर्णतः रिक्त होता है, इसलिए वो कुचालक यानी कि अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका विकल्प नंबर बी जो है सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है पी प्रकार अर्धचालक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पी प्रकार अर्धचालक, तो पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए जो शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध या फिर आप बोल सकते हैं निज, तो जो शुद्ध या निज अर्धचालक होता है जब इसमें हम लोग 3 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिला देते हैं, 3 संयोजकता, जैसे कि मान लीजिए एल्यूमिनियम या फिर आप बोल सकते हैं बोरान। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर पी प्रकार अर्धचालक बनाने के लिए जब हम लोग शुद्ध या निज अर्धचालक में कोई 3 संयोजकता जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर बोरान जैसी अशुद्ध मिला देते हैं तो वहां पर जो अर्धचालक बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पी प्रकार अर्धचालक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए
इसमें जो विकल्प नंबर सी दिया गया है यानी कि एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें ये पूछा गया था कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक है, इसके बारे में अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर इसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य जो है वो एल्यूमिनियम है, यानी कि इसका विकल्प नंबर सी जो है यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। जैसा कि अभी आपसे पूछा गया था कि परम शून्य ताप पर, उसी प्रकार से इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो 0 केल्विन ताप है इस पर जो अर्धचालक है वो जो है चालक, प्रतिरोधक या फिर शक्ति स्रोत या फिर विद्युत रोधी। तो याद रखिएगा इसका विकल्प नंबर डी यानी कि विद्युत रोधी होगा, विद्युत रोधी। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 0 केल्विन ताप पर जो है शुद्ध अर्धचालक जो होता है वो विद्युत रोधी होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पी टाइप अर्धचालक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या फिर धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा कि जो पी टाइप अर्धचालक होता है इस पी टाइप अर्धचालक में जो है कोटर होते हैं, याद रखिएगा कोटर होते हैं, और ये कोटर जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। तो कोटर जो है वो धनावेशित होते हैं, लेकिन जो पी प्रकार अर्धचालक होता है वो उदासीन होता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कोटर तो धनावेशित होते हैं लेकिन जो पी प्रकार अर्धचालक होता है ये उदासीन होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि से किसी अर्धचालक की चालकता में वृद्धि का कारण यह है कि मुक्त धारावाहकों का, ध्यान दीजिए, पहला दिया गया संख्या घनत्व बढ़ जाता है, दूसरा है विश्रांति काल बढ़ जाता है, तीसरा है संख्या घनत्व तथा विश्रांति काल दोनों बढ़ जाते हैं, और इसके बाद चौथा दिया गया कि संख्या घनत्व बढ़ जाता है और विश्रांति काल जो है घट जाता है। तो इसका विकल्प नंबर 4 जो है ये यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर ताप में वृद्धि की जाएगी तो अर्धचालक की जो चालकता है इसमें वृद्धि का जो कारण है यह है कि मुक्त धारावाहकों का जो संख्या घनत्व है वो तो बढ़ जाएगा लेकिन विश्रांति काल जो होता है वो घट जाता है, यानी कि विकल्प नंबर 4 जो है यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है इसमें कि होल होता है, इसके बाद दिया गया है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, फिर है सह संयोजी आबंध से एक इलेक्ट्रॉन दूर छिटक जाने पर उत्पन्न रिक्ति। यहाँ पर इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है ये सही होगा, यानी कि इसमें दिया गया है यहाँ पर कि जो सह संयोजी आबंध है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है दूर छिटक जाने पर उत्पन्न रिक्ति जो है ये होल होता है, यानी कि इसका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दिया गया लॉजिक निकाय निरूपित करता है, यानी कि जो यहाँ पर सिंबल दिया गया है किस गेट को निरूपित करता है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो आपका इस प्रकार से होता है, इसमें जो है एक आउटपुट होता है, इसके अलावा 2 जो है इनपुट होते हैं। इस प्रकार से ये होता है आपका ऑर गेट। इसी प्रकार से दूसरा होगा, ध्यान दीजिए, दूसरा जो है इस प्रकार से होता है, इसमें भी जो है एक आउटपुट होता है, इसके अलावा 2 जो है इनपुट होते हैं। ये आपका होता है एंड गेट। और तीसरा जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इसमें जो है एक आउटपुट होता है और एक ही इनपुट होता है, ये आपका होता है नॉट गेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जो विकल्प नंबर आपको दिया गया है सी, इसका विकल्प नंबर सी जो है ये सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है जिसमें फिर दिया गया है कि दिया गया लॉजिक प्रतीक निरूपित करता है। ये ध्यान दीजिए, ये वाला है, यानी कि किसको निरूपित करेगा, एंड गेट को निरूपित करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 निवेश ए तथा बी वाले और गेट का निर्गत 0 होने के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, और गेट की बात हुई है यहाँ पर। तो आर गेट के लिए आप लोग याद रखेगा कि अगर 2 इनपुट है आपके पास ए बी और एक आउटपुट है यहाँ पर वाई, तो अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 आएगा। अगर एक इनपुट 0 एक 1 है तो इसका मान 1 आएगा। अगर पहला वाला इनपुट 1 दूसरा 0 तब भी इसका आउटपुट 1 आएगा। अगर दोनों 1 है तो भी इसका आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था इसमें कि और गेट का निर्गत 0 होने के लिए, यानी कि इसका आउटपुट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, ए और बी दोनों के मान 0 होने चाहिए, यानी कि इसका विकल्प नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए,
अगला क्वेश्चन है कि दी गई सत्यता सारणी जिस गेट की है उसका नाम है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सत्यता सारणी बनाई गई है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए सेम इसी प्रकार से दी गई है जैसे कि यहाँ पर ये है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन में आपको सत्यता सारणी दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो सारणी है ये किस गेट की होगी, और गेट की होगी। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है इसका विकल्प नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।